हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टरलाइजेशन। पहले इसको पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। नहीं पढ़ा तो आज इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है और क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक, सबसे पहले हमको ये जानना है। ये टॉपिक चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कह दो या फिर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रखता है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। आज आपको बताते हैं इससे क्या इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर की और क्यों पढ़ना चाहिए। आप लेक्चर में देखिए। सबसे पहले जैसा कि ये वर्ड टर्म को समझते हैं। टर्म क्या है? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक वर्ड सुना होगा आपने, स्टराइल। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्टराइल है या फिर ये नॉन स्टराइल है। स्टराइल का मतलब अभी नॉर्मली कह देते हैं कि ये इन्फेक्शियस नहीं है या फिर ये कंटामिनेटेड नहीं है, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ये क्या है एक्चुअल में। स्टरलाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं आप कंफ्यूज ना हो। इट इज ए प्रोसेस ऑफ killing or destroying all microbial life from an object or surface। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया माइक्रोबियल लाइफ क्या हो सकती है, ये टर्म समझ में आ रहा है। माइक्रोबियल लाइफ से हम क्या समझते हैं? माइक्रोबियल लाइफ जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एटसेट्रा। समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? किलिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रोबियल लाइफ, मतलब किल करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है जो भी माइक्रोबियल लाइफ होती है। माइक्रोबियल लाइफ क्या होती है ये मैंने आपको बताया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और भी पैथोजेंस या फिर माइक्रोब्स, तो वो होते हैं माइक्रोबियल लाइफ। कहाँ पे किल करता है? फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ये वर्ड समझो, और सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट है। सपोज ये फोन है मेरा, ठीक है, ये फोन ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अब इसको स्टराइल करना है, स्टरलाइजेशन करना है, तो ये एक ऑब्जेक्ट पे ही स्टराइल करेंगे ना, इसको ही। इसमें अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कह दो माइक्रोबियल लाइफ इसमें स्टिक है। लेकिन इसके बाद अब अगर हमको स्टराइल करना है तो इसके मेथड्स हैं, मेथड्स हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन करनी, किसी भी सरफेस पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, माइक्रोबियल लाइफ को हटा दें या फिर फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल लाइफ, उसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। डेफिनेशन समझ में आई? बहुत आराम से चलेंगे, बहुत एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जहां पे भी आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतना समझ में आया? एक टर्म आता है, यहीं पे बता देते हैं, ये नीचे रेज कर देते हैं। माइक्रोबियल लाइफ यहां लिख देते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एटसेट्रा। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब एक वर्ड और आता है, डिसइंफेक्टेंट। आपने सुना होगा ना ये वर्ड डिसइंफेक्टेंट। कोई भी इन्फेक्शन कह दो या
मतलब कि हम लोग जब चोट लग जाती है या फिर कुछ भी लग जाती है उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, या फिर ऐसे सुना होगा। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है डिसइंफेक्टेंट का? हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं फ्लोर में फिनाइल डाल देते हैं या फिनाइल से पोछा लगाते हैं, घर पे, घर में आपने लगते हुए देखा होगा। तो क्यों करते हैं? वो एक नॉर्मली, जैसे एक ये सरफेस है, ये समझिए यहाँ पे ये सरफेस है, ये आपका बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट ये भी है, अगर इसको स्टरलाइज किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इससे बैक्टीरिया सारे किल हो जाएंगे। और अगर इसको डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं? फिनाइल हो गया, या फिर बहुत सी इसमें फिजिकल मेथड भी आते हैं, केमिकल मेथड भी आते हैं, वो मेथड आगे आपको देखा मतलब बताते हैं। तो ये बॉक्स को अगर हम लोगों ने स्टरलाइज किया या स्टरलाइजेशन प्रोसेस यूज की तो वो बैक्टीरिया वहां से किल हो जाएंगे या फिर माइक्रोबियल लाइफ किल हो जाएगा। लेकिन अगर डिसइंफेक्टेंट किया तो ये कंप्लीटली किल नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ पे 100% बैक्टीरिया है, तो 100% को ये रिड्यूस कर सकता है 60% या 40%, और ज़्यादा करोगे तो 20%। ये रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस कर देगा? उसमें जो माइक्रोबियल लाइफ है उसको रिड्यूस करके इतना कर सकता है। लेकिन अगर इसको स्टरलाइज किया जाएगा तो ये कंप्लीटली किल कर देगा। समझ रहे हैं ना बात को आप? फिर अब स्टरलाइजेशन में क्या होगा? एक चीज इसमें स्टरलाइजेशन स्पेसिएशन इसका देखो, स्पोर फॉर्म। यहाँ पे एक स्पोर स्टेज होती है और एक होती है वेजिटेटिव फॉर्म। ये अभी आगे बताते हैं। कोई भी बैक्टीरिया है या कोई चीज, तो एक वेजिटेटिव फॉर्म होती है, एक स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म जैसे कि उसको नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, अगर वैल्यूएबल कंडीशन उसको नहीं मिल पा रही है तो वो अपना स्पोर बना के कहीं पे पड़ा रहता है। जब उसको वैल्यूएबल या फिर क्या कह सकते हैं, जब उसको कंडीशन वो मिल जाती हैं जो उसको रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशंस क्या होती हैं? हवा, पानी, या फिर नेचुरल कंडीशन जिस जो वो अडॉप्ट करता है, वो कंडीशन जब मिल जाती है तो वो ग्रोथ करता है। तो जब उसको नेचुरल कंडीशन मिल गई तो वो स्पोर ग्रोथ करने लगता है। तो ये होता है ये स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म जैसे नॉर्मली नेचुरली ग्रो होता है। तो अब स्पोर फॉर्म यहाँ से नहीं किल होगा, ये समझ रहे हैं ना आप? ये डिसइंफेक्टेंट से अगर करना चाहेंगे तो ये स्पोर फॉर्म नॉट किल स्पोर स्पोर्स। ये बहुत मेजर पॉइंट है। नॉर्मली एमसीक्यू में भी आ जाता है और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ स्टरलाइजेशन में ये कंप्लीटली किल हो जाता है। कैसे, क्या लिखना है? कंप्लीटली किल। ये राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है, नोट्स भी नहीं बनाना है, सिर्फ फोकस करिए आप। इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से, स्टरलाइजेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ किलिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रोबियल लाइफ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। ठीक है। माइक्रोबियल लाइफ क्या हो सकती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म बताया डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? ये भी एक इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कंप्लीटली किल नहीं बोल सकते, इसमें कह दो रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस कैसे होता है? इसमें कुछ भी फिजिकल केमिकल मेथड यूज होते हैं, वो आपको आगे मेथड्स बताते हैं, लेकिन इसमें किल नहीं होता, ये रिड्यूस कर। जैसे 100% यहाँ पे इन्फेक्शन है या फिर कह दो माइक्रोबियल लाइफ है, तो अगर सपोज यहाँ पे 10 माइक्रोबियल लाइफ है, 10 से वो रिड्यूस करके 5 कर देगा, 5 से 4 कर देगा, ये हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली किल नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 10 है, 10 से 0 कर देगा। ये स्टरलाइजेशन है और ये डिसइंफेक्टेंट है। और स्पेसिफिक टर्म क्या याद रखना है? स्टरलाइजेशन में स्पोर कंप्लीटली किल हो जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट में स्पोर्स नहीं किल होते हैं। ठीक है। ये समराइज करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप याद रखते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। रिकॉल करते रहिए आप।
हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर कर लिए, डिसइंफेक्टेंट क्लियर कर लिया। अब इसके मेथड्स होते हैं। अब हाँ, बात चल रही थी इम्पोर्टेंस की, अब इसकी इम्पोर्टेंस भी जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस ये कहाँ, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? इम्पोर्टेंस ज्यादातर ये यूज होता है हॉस्पिटल्स में, डेली लाइफ में भी यूज होता है। हॉस्पिटल्स में कहाँ यूज होता है? जैसे कि कैथेटर्स आपने देखा होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, गिलास वेयर्स, जो भी हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, या फिर और डेली यूज कहाँ पे? डेली यूज में हम, आपने देखा होगा क्लॉथ्स को धूप में रखते हैं, धूप में सुखाते हैं। वो तो एक गीला है तो सूखने वाला वो हो गया, लेकिन हम लोग अचार बहुत दिन बाद रखा रहता है तो उसको क्या करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं कि इसमें जो भी कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब हो रहा होगा धूप में रखने से सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? वो एक तरीके का स्टरलाइजेशन ही हो रहा होता है, वो नेचुरल स्टरलाइजेशन कह सकते हैं, या तो उसकी अलग, अभी आपको आगे बताएंगे मेथड्स में क्या है, लेकिन ये समझ रहे ना इम्पोर्टेंस का। और भी बहुत जगह इम्पोर्टेंस इसकी होती है, आगे बताते हैं। अब इसके जो मेन, जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब फिजिकल मेथड्स ऑफ और केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। दिख रहा है, थोड़ा मार्कर गड़बड़ कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा। अब मेथड्स, इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड, सेकंड इज केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, फिजिकली और ये केमिकली मीन्स यूज ऑफ केमिकल्स। स्टरलाइज करने के लिए हम लोग केमिकल्स का यूज करेंगे, यहाँ पे केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। सीधे सीधे ये क्लियर हो गया। अब ये फर्दर, अभी इसमें फिजिकल मेथड में काफ़ी फर्दर डिवाइड होते हैं, अलग अलग तरीके की जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर जैसे भी स्टरलाइज करना पड़ता है, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। एक ऑब्जेक्ट को, एक सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग कई मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। तो अभी फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, सबसे पहले स्टरलाइजेशन बता दिया, डिसइंफेक्टेंट बता दिया, और फिर उसके मेथड्स, इंपॉर्टेंस बता दी। मेथड्स में आ गए दो मेथड, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में जैसे कि टर्म डिफाइन कर रहा है, केमिकल्स का यूज करके स्टरलाइजेशन करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब आगे फिजिकल मेथड्स को डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फिजिकल मेथड में पहले हीट आ जाता है, सेकंड आ जाता है फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, नॉर्मली फिजिकल मेथड में ये आते हैं। अब हीट फर्दर डिवाइड होते हैं कुछ मेथड्स में, रेडिड, फ्लेमिंग्स वगैरह, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, ये इसके अलग अलग पार्ट हैं।
हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ये अलग अलग फर्दर डिवाइड होते हैं। तो फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेन 3 याद रखना, हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। अब हीट में एक आ जाता है ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट से आप क्या समझ रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। ड्राई हीट सूखी हीट, मॉइस्ट हीट गीली हीट। गीली भी हीट होती है, ऐसा नहीं होता। सपोज आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें ऊपर से प्लेट रख देते हैं, फिर जो अंदर या पानी गर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ से भाप ऊपर आ रही होती है, जो भाप में मॉइस्ट होता है वो भी एक हीट ही होती है। वो जो गर्म पानी से फिर जो भाप निकल रही होती है, तो उससे अगर कोई चीज़ हम लोग स्टरलाइज करेंगे तो वो आएगा मॉइस्ट हीट में। और ये ड्राई हीट नॉर्मली फ्लेमिंग से जो आते हैं। मॉइस्ट हीट में ये भी लिख लेना ऐसे, वाटर और स्टीम यूज, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। ड्राई हीट को नहीं, मतलब कहने का ये जो हीट है, हीट मेथड, इसमें आप ये दिस मेथड मोस्ट रिलायबल मेथड, मोस्ट रिलायबल मेथड का मतलब आप यहाँ से समझिए, ये बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही परफेक्ट मेथड और बहुत ही इजी वे में होने वाला मेथड, ये इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट रिलायबल मेथड। अब इसमें हीट में एक ड्राई हीट हो गया, एक मॉइस्ट हीट हो गया। मॉइस्ट हीट बता दिया क्या डिफरेंस है, वाटर और स्टीम इसमें यूज होती है, इसमें डायरेक्ट फ्लेम यूज होता है। अब ड्राई हीट एक्चुअली हो क्या रहा होता है, बैक्टीरिया है, हम लोग बॉडी है, बॉडी में किससे बनी होती है, एक सेल से बनी होती है। फंक्शनल यूनिट आप और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। बैक्टीरिया का भी सेल है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये अपने चैप्टर में पढ़ा होगा क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कौन सा वायरस में कैसा होता है, ये आप उसमें पढ़िएगा। लेकिन सेल तो सभी में होता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है। प्रोटीन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, किसी में नहीं हो, लेकिन प्रोटीन होगा सभी में। अगर सेल मेम्ब्रेन भी होगी ना किसी की, तो उसमें भी प्रोटीन होगा, कैरियर प्रोटीन भी होते हैं। बिना प्रोटीन और लिपिड के सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनती है। तो बैक्टीरिया में प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, ड्राई हीट ये और मॉइस्ट हीट, ये दोनों अलग अलग मेथड में काम करते हैं। जो मॉइस्ट हीट है ये कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ये कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन का कोगुलेशन कर देता है। और डीनेचर ऑफ प्रोटीन का नेचर बदल देता है क्या, मॉइस्ट हीट। ये मेथड है, ये कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचर ऑफ प्रोटीन, ये दो इसके प्रिंसिपल कह सकते हैं, दो इसके मैकेनिज्म कह सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया है, अगर उसमें प्रोटीन, हमको भी पता है बैक्टीरिया हो या कोई भी, प्रोटीन से ही आगे लाइफ चलती है, प्रोटीन ही आगे चीज़ें बनाता है। तो प्रोटीन, ये मॉइस्ट हीट क्या करेगा, प्रोटीन को जब कोगुलेट कर देगा या उसका नेचर चेंज कर देगा, तो क्या होगा, जब प्रोटीन वहीं से स्टॉप हो जाएगी, वो ब्रेक होने लगेगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, धीरे धीरे आगे चीज़ बनेगी नहीं, तो वो कंप्लीटली डेथ हो जाएगी उसकी माइक्रोबियल लाइफ की। तो जो भी माइक्रोबियल लाइफ होगा वो वहाँ से किल हो जाएगा। ये क्या करता है एक्चुअली मॉइस्ट हीट। और ड्राई हीट क्या करता है, ड्राई हीट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये इसका मेन मैकेनिज्म है, हर कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें नॉर्मली चैप्टर में। ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये डैमेज कैसे करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्लेम आ रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, वहां से डायरेक्टली जो सीधे हो रहा है, एक्चुअली में इसमें कोगुलेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें डीनेचर हो जाता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से, डीनेचर ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन को ये भी डीनेचर कर रहा है, ये भी डीनेचर कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट फ्लेम से हो रहा है, ये किससे हो रहा है, स्टीम से हो रहा है। मेन टर्म जो डिफरेंस है ये कोगुलेशन, ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, इतना क्लियर हुआ। अभी आगे ड्राई हीट में भी बहुत सी चीजें हैं, मॉइस्ट हीट में भी बहुत सा भी आपको पढ़ना है। ये बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है और ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी में भी मिलेगा, ये हर जगह यूज होगा। तो अभी ये इंट्रोडक्शन था, आप इतना समझिए। बाकी इसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट मेथड्स और क्लियर कराते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करते हैं लेक्चर। थैंक यू।